चलिए कि गुड मॉर्निंग। देखिए आज कल हमने वृत्ताकार लूप के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा था। तो वृत्ताकार लूप के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी उसकी एच पर E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू यक्स बटे में यहाँ पर r² प्लस यक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 ना, यही आया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये वृत्ताकार लूप के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू यक्स बटे में r² प्लस यक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। यहाँ पर जो r है ये वृत्ताकार लूप की क्या है, त्रिज्या है। यक्स जो है यहाँ पर वृत्ताकार लूप की जो इसके सेंटर से यक्स दूरी जो हमने लिया था तो वो दूरी है ना। तो क्यू क्या है, यहाँ पर आवेश है। तो वृत्ताकार लूप की अक्ष पर जो तीव्रता आई थी उसका सूत्र ये है। अच्छा, तो हमने हल करके E इक्वल टू यक्स इक्वल टू आया था प्लस माइनस r बटा कौड़ी में 2, ये आया था। अच्छा, इस वैल्यू को जब मैंने रखा था तो तीव्रता जो आई थी वो मैक्सिमम आई थी ना, यानी कि r बटा कौड़ी में 2 पर जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी ना। तो क्योंकि यही डिस्कस किया गया था ना कि वृत्ताकार लूप के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तीव्रता मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी ना, न्यूनतम होगा कि अधिकतम होगा ना। तो r बटा कौड़ी में 2 ये मान रखने पर तीव्रता क्या आई थी, मैक्सिमम आई थी ना। हल करके मैंने दिखाया था, उसको आप देख सकते हैं। बेहतर ढंग से आपको ये चीज़ें क्लियर करा दिया गया था। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इस सूत्र से अगर हम देखें तो यक्स बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। 2-3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। यक्स बराबर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा E इक्वल टू ना, E इक्वल टू तो यहाँ पर 1/4πε0 क्यू इंटू यक्स का मान 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो लगभग सब 0 हो जाएगा, यानी कि वृत्ताकार लूप की अक्ष पर स्वयं उसकी सेंटर पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी ना। क्योंकि यक्स का मान 0 रखने पर मतलब यक्स बिल्कुल बढ़ाया नहीं गया है ना। यक्स बराबर 0 मतलब उसके सेंटर से जो मैंने यक्स दूरी मापा था ना, वहाँ पर अब हम यक्स बराबर 0 रख दिए, यानी कि उसके सेंटर पर जो तीव्रता होगी वो क्या होने वाली है, शून्य होने वाली है। यानी कि तीव्रता क्या होगी, उसकी अक्ष पर शून्य होती है उसके सेंटर पर ना। तो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम लेकर चलें कि मान लो यक्स मच लेस देन कैपिटल आर, अगर हम ये कहें कि यक्स का मान जो है आर की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। यक्स का मान आर की तुलना में छोटा है, इसका मतलब अगर हम किसी भी फलन में या किसी भी राशि में, अगर बहुत बड़ी राशि में अगर हम यक्स का इतना छोटा मान जो है कि इसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं होगा ना। अगर हम आर में, क्योंकि यक्स का मान क्या है, बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो कहीं ना कहीं अगर आर में यक्स की वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पर रखेंगे इसके आधार पर तो E इक्वल टू आएगा 1/4πε0 क्यू इंटू यक्स बटे में, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अगर बहुत छोटा है तो स्क्वायर करने पर और छोटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें आर की तुलना में यक्स का मान क्या है, बहुत छोटा है, तो अगर बहुत छोटा है तो इसका वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो 10⁻⁻1 है, अगर इसका वर्ग करेंगे 10⁻⁻2 तो बहुत छोटा हो गया इसकी तुलना में ना। तो यक्स की तुलना अगर हम आर से इस प्रकार करते हैं तो यक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसकी जो भौतिक राशि होगी और छोटी हो जाएगी, और छोटी होने की तुलना में ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया, और छोटा हो गया। आगे अगर हम देखें तो r² प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको नगण्य मान कर छोड़ देंगे तो पावर में 3/2। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 ना क्यू इंटू यक्स बटे में क्या हो जाएगा r² के पावर में 3/2 ना। तो यहाँ से अगर देखें तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू यक्स
का यहाँ पर हम ये कट जाएगा तो आ जाएगा आर का क्यूब, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया वो क्या है बताइए, E = 1/4πε0 Q इंटू एक्स बटे में आर का क्यूब, इस प्रकार आ जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या प्लस माइनस आर बटा कड़ी में 2 आया है ना, यक्स बराबर प्लस माइनस आर बटा कड़ी में 2 आया है, इस पर तीव्रता क्या है, मैक्सिमम है। चलिए अगर हम यहाँ पर ग्राफ को अगर हम ड्रा करने की बात करें, ग्राफ को ये देखिए आपका क्या है, मूल बिंदु है ना, ये आपका मूल बिंदु है। अगर हम +r/2 प्लस आर बटा कड़ी में 2 चलेंगे तो चलिए देखिए यहाँ पर मान लो ऐसे वृत्ताकार लूप आप बना सकते हैं इस प्रकार ना, वृत्ताकार लूप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाया गया था। अगर हम +r बटा को यहाँ पर देखो मूल बिंदु 0 है ना, मूल बिंदु क्या होता है यहाँ पर देखो, मूल बिंदु का मतलब 0, 0। अगर हम +r बटा कड़ी में 2 की बात करें तो इस साइड चलेंगे r बटा कड़ी में 2 ना, धनात्मक इधर और ऋणात्मक किधर होगा, इधर होगा, -r बटा कड़ी में 2 हो जाएगा, इस प्रकार होगा। अगर हम ग्राफ को ड्रा अगर करने की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जाएगा ना, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वृत्ताकार लूप है, समझ सकते हैं, कल बताया गया था आपको ना। तो r बटा प्लस आर बटा कड़ी में 2 यानी कि इस साइड होगा और -r बटा कड़ी में 2 मतलब इस साइड होगा। तो कहीं न कहीं बताया गया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है r बटा कड़ी में 2 पर मैक्सिमम होगा, इसके पहले भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, और इसके बाद भी न्यूनतम होगा, क्योंकि जो आपका वैल्यू आया था वो +r बटा कड़ी में 2, ये वैल्यू मतलब कि यही बताता है कि r बटा कड़ी में यानी कि विशेष r बटा कड़ी 2 में ही मैक्सिमम होगा। तो तीव्रता की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम है, इसके पहले अब अगर हम देखें तो झुका हुआ है, इसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो झुका हुआ है ना, इसके पहले भी इसके बाद भी। तो आर बटा कड़ी में 2 पर क्या है, तीव्रता क्या है हमारा, मैक्सिमम है ना, -r बटा कड़ी में 2 पर भी क्या है, मैक्सिमम है। माइनस चिन्ह केवल ये दर्शाएगा उसकी दिशा को व्यक्त करेगा ना, केवल केवल उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। देखिए इसका मतलब इस दिशा में और इसका मतलब नीचे की तरफ यानी कि दिशा में, तो माइनस चिन्ह केवल यही बताएगा उसकी दिशा को। तो यहाँ पर भी देखिए -r बटा कड़ी में 2 यहाँ पर भी क्या है, मैक्सिमम है ना, ये नीचे की तरफ बता रहा है, ये ऊपर की तरफ बता रहा है। केवल माइनस चिन्ह का यहाँ पर केवल इतना ही महत्व है ना कि केवल वो केवल किसको बताएगा, दिशा को बताएगा, केवल केवल किसको बताएगा, दिशा को बताएगा। तो r बटा कड़ी में 2 प्लस r बटा कड़ी में 2 मैक्सिमम, -r बटा कड़ी में 2 मैक्सिमम बट नीचे की तरफ ना। तो ये बात तो समझ में आ गई। चलिए तो ये था आपका वृत्ताकार वाला यानी वृत्ताकार वाले यानी वृत्ताकार लूप के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें जितने चीज़ें आपके लेवल की हो सकती थी ना, हमने सब कुछ बताया, और थोड़ा ग्राफ था ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हेडिंग समाप्त होता है। उसके बाद आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव ना, क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव कहते किससे हैं, ध्यान देना। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यही निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी का मतलब यहाँ पर है बहुत छोटा दूरी ना, लगभग इन दोनों आवेशों के जो परिमाण होते हैं ना और विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है लमसम 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁹ यानी कि मीटर की कोट की ये डिस्टेंस होती है
ना, यानी कि दो समान यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो समान परिमाण के आवेश है, दोनों क्यू क्यू हैं ना। अगर दोनों की प्रकृति की अगर बात करें, एक धनावेशित होती है, एक ऋण आवेशित होती है। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी का मतलब यहाँ पर यह है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम दूरी होती है। ये 2l दूरी, जो इतनी दूरी आपको दिखाई जा रही है, ये इतनी दूरी एक्चुअल होती नहीं है। इतनी ये जो दूरी है एक्चुअल ना होती है। ये जो दूरी होती है लगभग इनके बीच की 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁹ मीटर की कोट की यह दूरी होती है। और वास्तव में ये दूरी आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, आपको नज़र नहीं आएगा, बात समझ। बट हम आपको समझाने के लिए या आपको बताने के लिए इतनी दूरियां ले ली जाती है। तो एक्चुअल दूरी कितनी होती है इन दोनों आवेशों के बीच में? 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁹ मीटर की कोट की दूरी होती है ना। तो आइए इसको देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। तो दो समान परिमाण मतलब दोनों क्या होंगे? क्यू क्यू। विपरीत प्रकृति, एक प्लस एक माइनस क्यू, एक प्लस होगा एक माइनस क्यू ना। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि 2l एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यही पूरी की पूरी निकाय क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं ना। दो समान परिमाण क्यू क्यू, विपरीत प्रकृति प्लस माइनस ना। विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब 2l दूरी, मैंने बता दिया 2l दूरी कितनी होती है ना, स्थित होते हैं। यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। तो ये निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये जो निकाय बनेगा ना, ये पूरी की पूरी जो संरचना आपको नजर आएगी, यही संरचना पूरी क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी ना। यह संरचना क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। बोलो क्लियर है ना। तो याद रखना, कहीं भी अगर दो समान परिमाण के अगर नजर आते हैं, दो समान परिमाण का नजर आते हैं ना, और अपोजिट यानी कि विपरीत प्रकृति के अगर नजर आते हैं आवेश ना, तो आवेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। जैसे NaCl, अगर दोनों की अगर मैं परिमाण की बात करूँ तो दोनों एक एक है ना। अगर परिमाण की बात करूँ तो दोनों एक एक है ना, दोनों पर एक एक आवेश है, एक प्लस एक माइनस ना। तीन पूरी संरचना की अगर हम बात करें तो ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। HCl अगर हम कहें तो प्लस माइनस यहाँ पर भी होगा, विपरीत प्रकृति दोनों का परिमाण भी एक एक है ना। तो ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी ना। ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। बोलो क्लियर है। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये पूरी निकाय क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना। टर्क्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, टर्क्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ना? टर्क्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ना। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ध्यान देना, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं ना। यह एक सदिश राशि, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की
तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को अल्प दूरी के गुणनफल को उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं ना, क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ना, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण मतलब चाहे आप प्लस क्यू का परिमाण ले लो चाहे माइनस क्यू, क्योंकि परिमाण दोनों सेम रहती है ना, परिमाण तो दोनों का सेम रहता है ना। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी जो 10⁻⁶ है, 10⁻⁹ है, जो भी दूरी होती है इनके बीच में लमसम में ना, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं ना। अच्छा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको इंडिकेट की अगर मैं बात करूं तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं ना। अच्छा, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, अगर सदिश राशि है तो दिशा होगी ना, यह एक सदिश राशि है ना। सदिश राशि का मतलब ये होता है कि उसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो और सदिशों के योग के नियम का पालन भी करे ना। दोनों आवेश परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और दिशा के साथ साथ सदिशों के योग के नियम का पालन भी करे। अगर परिमाण भी है दिशा भी है तो सदिशों के योग के नियम का अगर पालन नहीं कर रहा है तो वो सदिश राशि नहीं हो सकती ना, क्योंकि सदिश राशि के होने के लिए ये कन्फर्म है कि सदिशों के योग के नियम का पालन करे। अगर ऐसी कोई भौतिक राशि अगर आपको दिख रहा है कि परिमाण के साथ साथ दिशा है और सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको आप सदिश राशि नहीं कर सकते, उसको सदिश राशि नहीं कर सकते, क्योंकि सदिश राशि होने के लिए कंपलसरी है कि वह सदिशों के योग के नियम का पालन करे ना, सदिशों के योग के नियम का पालन करे। क्योंकि आपको कुछ ऐसे भौतिक राशि मिलेंगे जैसे धारा, उसमें परिमाण के तौर पे आप कह सकते हैं 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर की धारा बह रही है न। दिशा हमेशा जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है ना। तो दिशा भी हम कह सकते हैं कि भाई चलो इधर मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है और आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है ना, तो उसको हम परिमाण के साथ साथ दिशा कहकर हम उसको सदिश राशि नहीं कर सकते ना, क्योंकि सदिश राशि होने के लिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि वो सदिशों के योग के नियम का पालन करे। अगर ऐसा नहीं है तो सदिश राशि नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह एक सदिश राशि, इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है ना। इसकी जो दिशा होती है इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इसकी जो दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। तो याद रखना कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जैसे हमने माइनस क्यू ले लिया प्लस क्यू ले लिया, इसके बीच की दूरी मैंने बना दिया। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अगर हम इनके आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण का मल्टीप्लाई अगर हम इसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर कर रहे हैं ना, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो इसकी दिशा हमेशा सदैव माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है इसकी दिशा ना, इसकी जो दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर चिन्ह लगा सकते हैं। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, 2QL हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, अब हम वैद्युत द्विध्रुव देख लिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लिया ना। अब ध्यान देना, अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं ना। अब अभी तक तो हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पढ़ते थे ना। अभी तक हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते थे। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो ए इक्वल टू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर देख लिया था ना। तो उसके बाद हमने लूप के कारण यानी कि वृत्ताकार लूप के कारण तीव्रता देखा था ना। तो लूप के कारण भी तीव्रता हमने देख लिया, लेकिन अब हम द्विध्रुव के कारण तीव्रता देखने वाले हैं ना। द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तो द्विध्रुव के कारण तीव्रता किधर, मतलब द्विध्रुव के कारण किस प्रकार की तीव्रता होगी, इसको भी आइए देखते हैं
चलिए चलिए देखिए, तो यहाँ से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप यहाँ से समझते हुए चलेंगे। चीज़ें थोड़ी सी अब बदलने वाली हैं ना, क्योंकि हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता देखा, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती थी सब कुछ आपको बताया गया। हर वो चीज़ें आपको बताई गई जो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए, या आगे आप नीट के लिए या आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया है। जो चीज़ें छोटी से छोटी हो सकती थी ना, उसके बाद जो भी चीज़ें आई आपकी वृत्ताकार लूप के कारण तीव्रता या वैद्युत बल, जो भी चीज़ें थी, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई गई ना। अब थोड़ी चीज़ें स्टैंडर्ड लेवल की होने वाली हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो वृत्ताकार लूप के कारण हमने डिस्कस कर लिया ना, बिंदु आवेश के कारण मैंने किस प्रकार से लगाया था, समाकलन अवकलन किया, सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि अगर हम द्विध्रुव के कारण तीव्रता देखते हैं, तो द्विध्रुव के कारण तीव्रता देखने का मतलब ये है कि -q + q इनके बीच की जो दूरी है 2l, इन पूरे के कारण ना, यानी कि अब हम तीव्रता इस पूरे के कारण तीव्रता देखने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरे के कारण तीव्रता कहाँ कहाँ हो सकती है बताइए। हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना। हम द्विध्रुव के कारण तीव्रता देखने वाले हैं, यानी कि -q + q बीच की अल्प दूरी 2l, इस पूरे के कारण तीव्रता देखने वाले हैं। तो या तो इसके कारण तीव्रता इस साइड, या तो इसके कारण तीव्रता इस साइड, बात को समझिएगा ना। या इसके कारण तीव्रता इस साइड या इस साइड आप ज्ञात कर सकते हैं, या ऊपर या नीचे या थोड़े से एंगल पर ना। यानी कि तीव्रता या तो हम अच्छी स्थिति पर ज्ञात करेंगे, या तो फिर निरक्षी स्थिति पर ज्ञात करेंगे, या फिर एक जनरल केस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ना। आप देखो कि ये द्विध्रुव क्या क्या कर सकता है ना, ये जो द्विध्रुव है -q + q जो ये आवेश है, ये क्या क्या कर सकता है ना, ये कहाँ कहाँ पर तीव्रता किस किस प्रकार डिस्कस मतलब कि दर्शा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -q + q ये जो आवेश है, इसके कारण तीव्रता या तो इस साइड होगी, या तो इसके कारण तीव्रता इस साइड होगी, या तो इसके कारण तीव्रता ऊपर या नीचे या किसी एंगल पर। तो इतने केसेस में ये अपना प्रभाव दिखा सकता है ना। तो हम जो देखने वाले हैं तीव्रता, हम एक पहले जनरल केस, यानी कि हम पहले इसको अच्छी स्थिति पर देख लेते हैं। अच्छी स्थिति का मतलब जिस प्रकार इस द्विध्रुव को बनाया गया है, इसके आगे इस साइड या इसके आगे इस साइड। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट P पर हम मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव कारण यहाँ पर तीव्रता हम डिस्कस करने वाले हैं ना। इस द्विध्रुव कारण हम यहाँ पर तीव्रता डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता कहाँ पर, नंबर 1 पॉइंट, अच्छी स्थिति में। कहाँ पर, अच्छी स्थिति में ना। तो अच्छी स्थिति में हम तीव्रता देखेंगे ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता हम कहाँ देखेंगे, अच्छी स्थिति में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम अच्छी स्थिति में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता यहाँ पर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इसका बिल्कुल अक्ष है। अब कहोगे अच्छी स्थिति ऐसे क्यों बना गया, क्योंकि द्विध्रुव ऐसे है ना, द्विध्रुव इस प्रकार ऐसे है, तो इसका ये जो मतलब कि केस होगा, ये अच्छी स्थिति ही होगा ना, अच्छी स्थिति होगा। यानी कि आप ऐसे हैं ना, जैसे मान लो आप लेट गए तो कहीं कहीं वो आपका अक्ष बन गया। आप खड़े हैं तो इस प्रकार आपका अक्ष बन गया ना। यानी द्विध्रुव जैसे है वैसे उसका अच्छी स्थिति। अगर मैं द्विध्रुव को ऐसे कर देता तो ये द्विध्रुव के ये वाला जो मतलब की स्थिति होता, ये अच्छी स्थिति। अगर द्विध्रुव को ऐसे कर दिए तो ये जो स्थिति बनेगी, ये द्विध्रुव की अच्छी स्थिति बनेगी। बात को समझिएगा, आप हर प्रकार से चीज़ों को समझेंगे तभी आपको मन से जो डाउट्स होते हो तभी क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम एक मीडियन पॉइंट बना लेते हैं ओ ना, यहाँ पर एक मीडियम पॉइंट बना लेते हैं ओ। अभी हम बताएंगे ये 2l क्यों माना गया था ना। तो ये मीडियन पॉइंट अगर हम ओ मानेंगे
तो ये यल होगा तो ये भी यल होगा। अगर ये मीडियन पॉइंट है तो स्पष्ट है ये वाला सिरा भी यल, ये वाला सिरा भी यल ना। अच्छा, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया ओ, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ। अच्छा, इस ओ वाले पॉइंट से समझिएगा, इस ओ वाले पॉइंट से हम मान लेते हैं कि आर दूरी पर, इस ओ वाले पॉइंट से आर दूरी पर ना, आर दूरी पर क्या है हमारा पॉइंट पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है द्विध्रुव के कारण ना। अच्छा, अगर यहाँ से ये पॉइंट, अगर यहाँ से ये दूरी आर हो गई तो इस वाले आवेश से ये दूरी कितनी होगी। अच्छा, अगर टोटल दूरी आर है तो ये दूरी घट जाएगी। अगर हम प्लस क्यू से अगर हम बात करें कि यहाँ से टोटल दूरी आर है तो इस प्लस क्यू से ये दूरी क्या होगी, इस प्लस क्यू से ये वाली दूरी क्या होगी, आर माइनस एल होगी। क्या होगी, आर माइनस एल होगी। तो इस वाले आवेश से अगर हम बात करें तो ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है तो ये वाली दूरी क्या होगी, यल एक्स्ट्रा होगी। तो इस वाले आवेश से ये दूरी आर प्लस क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। बताइए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं। एक ये चीज़ें आपको यहाँ पर इस एक्सट्रैक्टर से ये चीज़ें आपको समझ रही हैं, दूसरी भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको जो सूत्र पता है वो बिंदु आवेश के कारण सूत्र पता है ना। आपको जो एक सूत्र पता है, जो निकालने का जो तरीका है, तीव्रता निकालने का जो तरीका है, आपको केवल क्या पता है, जो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पता निकालने का ना। आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं पता है कि डायरेक्ट आप द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाल सको ना। केवल आपको बिंदु आवेश के कारण पता है। तो उसी बिंदु आवेश को हम इस प्रकार लगाएंगे, इस प्रकार समझेंगे बिंदु आवेश के कारण कि ताकि हम यहाँ पर हम द्विध्रुव कारण तीव्रता निकाल लें ना। तो क्या करेंगे हम, पहले बारी बारी से क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो एक दूसरे से 2l दूरी पर है। पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर है ना। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू का कारण तीव्रता पॉइंट पी पर निकाल लेते हैं कि प्लस क्यू का कारण तीव्रता प्लस पॉइंट पी पर कितनी होगी, उसको निकाल कर हम एक साइड कर देंगे। फिर माइनस क्यू के कारण तीव्रता यहाँ पॉइंट पी पर निकालेंगे तो उसको भी निकाल कर हम रख लेंगे। तो इन दोनों के कारण तीव्रता हम निकालेंगे और ये दोनों एक दूसरे से, यानी कि ये प्लस क्यू इससे कितनी दूरी पर है मुझे पता है, ये माइनस क्यू भी इस पॉइंट पी से कितनी दूरी पर है ये भी हमें पता है। तो दोनों कारण तीव्रता निकालेंगे तो हम देखेंगे इसकी परिणामी तीव्रता क्या होती है ना। ये दोनों अपना विशेष प्रभाव पॉइंट पी पर कितना दर्शा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण ना, प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर तीव्रता ना, बिंदु पी पर तीव्रता। तो बिंदु पी पर तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ पर देखेंगे इसके कारण तीव्रता, जो धनावेश से तीव्रता क्या होती है, दूर की ओर होती है। तो E1 इस डायरेक्शन में ना। तो यहाँ लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यानी कितना है, प्लस क्यू ना, दूरी r, तो यहाँ से दूरी क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया, एक। माइनस क्यू के कारण तीव्रता किधर होगी, तो रेडियावेश के कारण तीव्रता उसी की ओर होती है। तो E2 ई डायरेक्शन में हो जाएगा ना, E2 ई डायरेक्शन में हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ना, माइनस क्यू आवेश, यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे आवेश से दूर ना, दिशा भी तो बताना होगा, आवेश से दूर। चलिए ठीक है, आवेश से दूर। चलिए, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो इसके कारण अगर तीव्रता की बात करें तो E2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यानी कि ये ऐसे, क्योंकि हमें परिमाण रखना है ना। चलिए, केवल माइनस चिन्ह दिशा को बताता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया 2। यहाँ लिखेंगे आवेश की ओर, दिशा भी लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे आवेश की ओर। चलिए, आवेश की ओर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से समझिएगा, आवेश से दूर, आवेश की ओर ना। अच्छा, परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें तो परिणामी तीव्रता कितनी हो सकती है ना। तो परिणामी निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा पहले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। जो बड़ा होगा उसी में से हम घटाएंगे, और जो प्रभावी होगा ना, और जो प्रभावी होगा उसी को हम क्या करेंगे, उसी की दिशा में द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी, सॉरी परिणामी तीव्रता होगी उसी दिशा में ना। अच्छा,
यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस क्यू माइनस क्यू ना, क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर हम प्लस क्यू की अगर हम बात करें तो प्लस क्यू यहाँ पर है ना, प्लस क्यू यहाँ पर है, तो इसकी दूरी जो है इसकी तुलना में प्लस क्यू की दूरी कम है। जब परिमाण दोनों का परिमाण सेम है ना, यानी कि दोनों का जो विशेष तौर पर जो प्रभाव हो सकता है ना, उसमें से ये जो दूरी है ना, ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, इसके कारण दूरी यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसके कारण दूरी यहाँ पर कम होगा ना, तो प्रभावी प्लस क्यू का होगा, क्योंकि परिमाण तो सेम है। जब परिमाण सेम है तो दूरी इसकी कम है, तो प्रभावी इसका होगा, इसका प्रभावी नहीं होगा ना, तो क्या होगा, प्रभाव किसका होगा, प्लस क्यू का। प्लस क्यू का तीव्रता E1 है और माइनस क्यू का कारण तीव्रता E2 है। तो यहाँ लिखेंगे कि परिणामी तीव्रता जो होगा, परिणामी तीव्रता हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिखेंगे E1 माइनस E2, क्योंकि E1 ही प्रभावी होगा ना, तो E1 माइनस E2। तो E1 का जो मान होगा वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए इसका और इसका दोनों का निकाल लिया हमने ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R प्लस L का होल स्क्वायर ना, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, दिशा किधर होगा, अगर प्रभावी E1 वाला है तो दिशा इसकी इधर ही होगी। चलिए देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हम कॉमन कर लेंगे ना, क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/में R प्लस L का होल स्क्वायर ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर ना। चलिए, तो यहाँ से ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, अगर हम भाग देंगे ये कटेगा ये बचेगा, माइनस यहाँ पर इससे भाग देंगे ये कटेगा ये बचेगा, और माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा E इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, पाई है ना, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL ना, माइनस के साथ गुणा करते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL ना। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हो। अगर हम इसको a माइनस बी मान लें, स्क्वायर तो दोनों का सेम है, a माइनस बी a प्लस बी ना, तो क्या होगा, स्क्वायर दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ी सी मैथ आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको इंटर की फिजिक्स पढ़नी है तो, ठीक है। R माइनस L R प्लस L, तो क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना, स्क्वायर दोनों में सेम था तो स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया। चलिए, तो यहाँ से ये देखिए ये कट जाएगा, तो 2RL यानी कि 4RL, तो E इक्वल टू क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जाएगा 4RL बटे में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ये पाई है, ध्यान सॉरी ये R है, इसको आप ध्यान देना, पाई यहाँ पर है ना, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए, अगर हम 2L कितना है, मैंने बताया था 10 घात माइनस 6 से 10 घात माइनस 9, अगर 2L मतलब कि 10 घात माइनस 6 से लेकर 10 घात माइनस 9 कोट की होती है, तो L कितना होगा, उससे और छोटा होगा। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि अगर संख्या निगेटिव में है या फिर 0 से कम यानी डेसिमल में है ना, तो इसका वर्ग करने पर और छोटा हो जाता है। अगर पावर में है निगेटिव तो वर्ग करने पर और छोटा हो जाएगा, डेसिमल में है तो वर्ग करने पर भी छोटा होगा ना। इस केस में तो मैंने आपको बताया 10 घात माइनस 6 से लेकर 10 घात माइनस 9 की कूट का है, तो स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यल स्मॉल यल लेस देन क्या है, कैपिटल आर है ना, जो स्मॉल यल है वो बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तो यल स्क्वायर क्या होगा, यल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मच लेस देन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तुलना में अगर हम बात करें तो ना और छोटा हो जाएगा,
जब और छोटा हो जाएगा आर का स्क्वायर कर देंगे और बड़ा हो जाएगा। कहीं कहीं हम यल को क्या करते हैं, अग्रा मतलब जिसको ग्रहण कहीं न किया जाए यानी जिसको छोड़ दिया जाए ना, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि E इक्वल टू जो होता है क्यू बटा 4πε0 ना, तो यहाँ आ जाएगा 4r बटे में ये छोटा आया हो तो और छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा, r पावर 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, r पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए r से ये r कट जाएगा तो आ जाएगा E इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/4πε0 ना, तो हो जाएगा q इंटू 2 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया 2l बटे में क्या आ जाएगा r का क्यूब। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं 2l इंटू क्यू किसके बराबर था, p के बराबर था ना, तो E इक्वल टू आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 2p 4πε0 इंटू r का क्यूब। तो ये आ गई हमारी क्या आ गई, तीव्रता आ गई ना, यानी कि जो अच्छी स्थिति पे जो तीव्रता होती है वो इतनी होगी, किधर होगी, इस साइड होगी, क्योंकि परिणामी तीव्रता हमारी यही है ना, प्रभावी इसी दिशा में होगा, इस दिशा में नहीं ना, तो परिणामी तीव्रता हमारी कितनी होगी, इतनी आएगी ना, किधर होगा, इस साइड होगा। बात समझ रही। तो ये हमने निरक्षित स्थिति पर तीव्रता आपको बताई ना, निरक्षित स्थिति में तीव्रता बताई। इसके बाद हमें अच्छी स्थिति तीव्रता हुई तो निरक्षित स्थिति पढ़ना है, उसके बाद सामान्य बिंदु पर ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कल मिलते हैं।